सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। जिंदगी में बाज़ हकायक इतने पुरस्कार होते हैं कि इंसान चाहते हुए भी उनकी सेहत से इनकार नहीं कर सकता। वो 2 मंजिला घर जिसका ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने किराए पर ले रखा था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर मालिक मकान ने दौरान तामीर इस बात का ख़ास ख्याल रखा था कि इसमें रिहाइश इख्तियार करने वाले ख़ानदान को तमाम मुमकिन सहूलतें मैसर हों। यही वजह थी कि इंस्पेक्टर आदिल ने शादी के बाद अपनी नौब्याहता बीवी सानिया के हमरा इसी मकान में रिहाइश इख्तियार करने का फ़ैसला किया, जो कि उसके करीबी दोस्त की मलकियत था। इंस्पेक्टर आदिल के काम की नौयत कुछ ऐसी थी कि उसे घर आने में अक्सर देर हो जाया करती, जबकि उसके जाने के बाद सानिया की मसरूफियत किचन, टीवी और किताबों तक महदूद हो जाया करती। आदिल की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए वो हमेशा खाना खुद ही बनाया करती। अलबत्ता बाकी छोटे मोटे कामों के लिए एक मुलाजमा का इंतज़ाम कर लिया गया। ये मकान हर लिहाज से मुकम्मल था। अलबत्ता इस मकान में एक खामी ज़रूर मौजूद थी कि उसके अकब में शहर का बड़ा कब्रिस्तान वाक़या था, जबकि उनके बावर्ची खाने की इकलौती खिड़की उसी कब्रिस्तान में खुलती थी। कब्रिस्तान चूंकि इंसान का आखिरी ठिकाना होता है, इसीलिए सानिया को इस शहर खामोशा के मंजर से वहशत सी महसूस होने लगती। पहले कुछ दिनों में उसका आदिल ने भी इस बात से तज़किरा किया। वो कब्रिस्तान का मंजर देखकर खौफजदा हो जाती, मगर आदिल ने हंसकर बात को मजाक में टाल दिया और उसे बहादुर बनने की तलकीन की। वक्त गुजरने के साथ साथ वो खुद ही इस माहौल की आदी होती चली गई। अब खिड़की से बाहर दिखाई देने वाली मिट्टी की ढेरियां उसे मंजिर का लाजमी हिस्सा महसूस होने लगी, और मौत का वो खौफ जो यहाँ मुंतकिल होने के बाद उसके सर पर सवार हो गया था, जहन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। वो एक रोशन सुबह थी जब आदिल को ड्यूटी पर रवाना करने के बाद सानिया ने किचन का रुख किया तो मुलाजमा हस्बे मामूल बर्तन धो रही थी। फ्रिज से ठंडा पानी गिलास में लेने के बाद उसने आगे बढ़कर किचन की खिड़की खोलकर बाहर झांका तो कब्रिस्तान में आज कुछ ज़्यादा ही चहल पहल थी। आज तो कब्रिस्तान में कुछ ज़्यादा ही लोग आए हैं, लगता है फिर कोई जनाजा आया है। उसने वापस पलटकर मुलाजमा की मालूमात में इजाफा किया। मर गया होगा कोई बड़ा आदमी, वरना गरीब के जनाजे के लिए कौन अपना वक्त खोटा करता है आजकल। मुलाजमा ने कहा तो वो बोली, बुरी बात ऐसे नहीं कहते शबो, मौत अमीर गरीब सब के लिए लाजमी है। मुझे याद है बीबी जी, जब मेरे अब्बा टीबी के मर्ज से फौत हो गए तो मोहल्ले की औरतें इसी खौफ से हमारे घर में आने से गुरेज करने लगीं कि मर्ज के जरासीम इस घर के बासियों और दरो दीवार में सरायत कर गए होंगे। हाँ, होते हैं ऐसे भी वहमी लोग दुनिया में। देखो, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। ये हादसे और बीमारियां तो बहाने हैं, बाकी रह जाने वालों को तसल्ली देने के लिए। सानिया ने मुर्दे को कब्र में उतारे जाने का मंजर देखकर बेख्तियार झुरझुरी ली और फिर खिड़की बंद करके वापस अपने कामों में मगन हो गई। सारा दिन मसरूफियत में गुजर गया। शाम को आदिल घर वापस लौटा तो वो घूमने फिरने बाहर निकल गए, क्योंकि आज खाना बाहर खाने का प्रोग्राम बना था। रात गए वो लोग घर वापस पहुंचे तो आदिल अपनी ज़रूरी फाइलों का काम निपटाने में लग गया। सानिया बोरियत से बचने के लिए टीवी का रिमोट संभाल लिया। काफ़ी देर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखने के बाद उसे प्यास का एहसास हुआ तो वह पानी पीने के लिए किचन में गई। गर्मियों का आगाज़ हो चुका था और आज फिज़ा में कुछ ज़्यादा ही घुटन थी। सानिया को यूं महसूस हो रहा था जैसे गर्मी से उसका दिल बैठा चला जा रहा हो। पानी पीने के बाद उसने हवा के ताज़ा झोंके की तलाश में किचन की खिड़की खोलकर झांका तो कब्रिस्तान का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। कब्रिस्तान में ठीक उसी जगह जहां आज एक ताज़ा कब्र बनाई गई थी, उसकी पायनी के सामने सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक नौजवान लड़का आग का छोटा सा अलाव रोशन किए तन्हा बैठा था। कब्रिस्तान में चूंकि मुकम्मल तारीकी थी, इसलिए आग उसके करीब बैठा नौजवान किसी ड्रावनी फिल्म की तरह दिखाई दे रहे थे। ये नौजवान कब्रिस्तान में आग क्यों जलाए बैठा है? अब तो मौसम काफ़ी गर्म है और हवा में खुनकी भी नहीं कि खुद को खुली फिजा में गर्म रखना चाहता हो, मगर ये कब्रिस्तान में क्यों बैठा है? शक्ल से नशई भी नहीं लग रहा कि लोगों की नज़रों से छुप कर नशा करने आया हो। ऐसे बेशुमार सवालों ने सानिया के जहन में सर उठाया। ऐन उसी वक्त जब वो नौजवान की हरकत सकनात का जायज़ा लेने के लिए महव खड़ी थी,
अचानक उस नौजवान ने नजरें उठाकर खिड़की की जानिब देखा तो वो यूं बेख्तियार चौंक कर अपनी जगह पर खड़ा हो गया जैसे उसी की तवज्जो हासिल करना चाहता हो। उसे यूं अपनी जानिब मुतवज्जो पाकर सानिया यकदम घबरा सी गई और जल्दी से खिड़की बंद करके वापस अपने बेडरूम में जा बैठी। उसे ये सोचकर शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी कि वो नौजवान रात के इस पहर उसके खिड़की से झांकने पर न जाने क्या राय कायम करेगा। वो काफ़ी देर तक बैठी टीवी देखती रही, मगर अब उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी और ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी कि वो लड़का उस ताज़ा कब्र के पास बैठा सिर्फ आग सेक रहा था। कहीं ये लड़का किसी जराइम पेशा गिरोह का सरगना ना हो। तभी तो वो मुझे अचानक खिड़की में देखकर घबरा गया था। कहीं वो कोई जादू टोना या वारदात करने के इरादे से ना आया हो। सानिया को मुख्तलिफ शोबात चैन नहीं लेने दे रहे थे। वो तजस्सुस से मजबूर होकर एक बार फिर उसकी खबर लेने के लिए किचन की खिड़की के करीब पहुंच गई और खिड़की का पट खोलकर बाहर झांका। अभी सानिया को वहां खड़े चंद मिनट गुजरे थे कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ का लम्स महसूस करते ही वो यूं बिदक कर पीछे हटी जैसे बिजली के नंगे तारों से झटका लगा हो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आदिल पीछे खड़ा था। उसने उसकी हालत देखकर पूछा। हाँ ठीक हूँ, आप कब आए? सानिया के दिल में ये खदशा पैदा हो गया कि अगर आदिल ने आगे बढ़कर खिड़की से बाहर झांक लिया तो नौजवान को सामने पाकर जाने उसके बारे में क्या सोचेगा। क्यों नौजवान अभी तक खिड़की पर नजरें जमाए खड़ा था। अभी आया था मगर तुम इस वक्त खिड़की खोले देख रही थी। कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी, सोचा ताज़ा हवा का झोंका ले लूं। उसने बताया। तो एसी ऑन कर लेना था ना, तुम भी पागल हो। कभी कब्रिस्तानों से भी ताज़ा हवा के झोंके मिले हैं किसी को? आदिल ने हंसकर कहा और फिर खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने खुद भी खिड़की से झांक कर कब्रिस्तान का एक जायजा लिया, मगर सामने खड़े नौजवान को कतन नजरअंदाज कर दिया, जो उस लम्हे भी ताज़ा कब्र के पास आग जलाए खड़ा था। अगले रोज छुट्टी थी और वादे के मुताबिक आदिल ने सानिया को शॉपिंग करवाना थी। दोनों दोपहर का खाना खाकर रवानगी की तैयारी करने लगे। उस रोज सानिया बहुत खुशगवार मूड में थी और रात वाले वाक़े को यकसर फरामोश कर बैठी, मगर घर से निकलते हुए जब उसने बेध्यानी से कब्रिस्तान में झांका तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो नौजवान रात गुजर जाने के बावजूद अभी तक उसी जगह पर आग जलाए बैठा था। चमकीली धूप में वो उसका चेहरा बिल्कुल साफ देख सकती थी, जिस पर कर्ब के गहरे आसार थे। वो मुसलसल उसकी खिड़की की जानिब घूर रहा था। दिन की रोशनी में कब्रिस्तान में इक्का दुक्का दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे थे, मगर कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। सानिया दिन के वक्त उसे यूं सामने देखकर परेशान सी हो गई। उसके दिल में फिर ये वहम पैदा हुआ कि अगर आदिल ने उस लड़के को यूं खिड़की पर नजरें जमाए देख लिया तो न जाने क्या सोचेगा, क्योंकि वो गुज़िश्ता रात भी उसे कब्रिस्तान में देख चुका था। वो अभी अपने ख्यालों में मगन थी कि आदिल की आवाज़ ने उसे होश की दुनिया में खींच लिया। वो ड्राइंग रूम में था और उसे रवानगी का कह रहा था। इन हालात में सानिया बेख्तियार डर सी गई और खिड़की बंद करके उसके हमरा बाजार रवाना हो गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन अनजाने खौफ से तेज़ होती चली जा रही थी। मगर उस वक्त तो उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। जब एक दुकान से निकलते हुए सानिया ने उसी नौजवान को सड़क के पार अपना मुंतजिर पाया। ये मंजर देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और सर दर्द का बहाना बनाकर आदिल को फौरी घर वापसी के लिए इसरार करने लगी। घर पहुंचने तक उसका जिस्म तेज़ बुखार से दहकने लगा। वो फौरन दवा लेकर सोने के लिए बिस्तर में जा घुसी। शाम को आंख खुली तो अंधेरा फैल चुका था। पुरसुकून नींद लेने से तबीयत भी संभल गई। उसने जल्दी से उठकर घर के बाकी काम निपटाए और किचन में चली गई। वो पूरी तवज्जो से खाना बना रही थी कि अचानक उस नौजवान का ख्याल जहन में आते ही आगे बढ़ी। खिड़की खोली तो ये देखकर उसका दिल धक से रह गया कि वो नौजवान फिर उसी जगह आग जलाए खड़ा था और उसकी नज़रें खिड़की पर ही टिकी हुई थी। ये मंजर देखकर सानिया ने फौरन खिड़की बंद कर दी और सर झटक कर दोबारा खाने बनाने में मसरूफ़ हो गई। रात के खाने के बाद वो और आदिल काफ़ी देर बैठे ताश खेलते रहे। खेल ख़त्म होने के बाद आदिल ने चाय की तलब जाहिर की तो वो हुक्म बजा लाने के लिए किचन में चली आई और चाय का पानी चूल्हे पर रखकर उस नौजवान को देखने के लिए खिड़की की जानिब बढ़ी। वो अब भी वहीं खड़ा खिड़की की जानिब देख रहा था। जाने किस ढीठ नस्ल से इसका ताल्लुक है, लगता है कमबख्त का घर घाट नहीं है। सानिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया और वे सोचकर कमरे की तरफ बढ़ी कि अब आदिल को उस औबाश नौजवान के बारे में बताना ज़रूरी हो गया है।
जिसने सब काम धंधे छोड़कर खिड़की की निगरानी शुरू कर दी है, बल्कि ये भी मुमकिन है कि वो किसी जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक़ रखता हो और इंस्पेक्टर आदिल यानी मेरे खावंद को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे घर की निगरानी पर मामूर हो। बेडरूम में पहुंचकर उसने आदिल को कल से लेकर अभी तक के तमाम वाक़यात से आगाह कर दिया, तो उसे भी नौजवान की हरकत पसंद नहीं आई। वो सानिया के साथ किचन की खिड़की के करीब पहुंचा और खिड़की खोलकर बाहर झांका। वो नौजवान उसी हालत में अपनी जगह खड़ा था और आदिल को सामने देखकर टस से मस नहीं हुआ। आदिल ने बाहर झांककर ऊंची आवाज में कहा, कहाँ गया वो खबीस? वो सामने ही तो खड़ा है। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है। आदिल ने यूं सानिया की जानिब देखा जैसे उसकी जहनी हालत पर शुबा हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो सामने ही तो खड़ा है, सफेद लिबास पहने, आग भी रोशन है उसके करीब। सानिया ने अपने मौकफ का दिफा किया। जवाबन आदिल ने फिर एक बार कब्रिस्तान का जायजा लिया और बोला, कब से नजर आ रहा है ये शख्स तुम्हें? कल से। अरे हाँ, कल ही तो ये नई कब्र बनी है। मैंने कल रात इसे कब्र के पास आग रोशन किए देखा। इसके बाद आज सुबह और फिर बाजार में अपना ताकुब करते वक्त इस वक्त भी वो आग रोशन किए बैठा है। क्या तुमने पहले कभी इसे देखा है? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। सानिया ने नफी में सर हिलाया। क्या महसूस होता है तुम्हें इसे देखकर? यूं लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। सानिया, शायद तुम जहनी तौर पर थक गई हो। तुम्हें जिस जगह वो शख्स दिखाई दे रहा है वहां सिवाय कब्र के कुछ भी नहीं है। अब तुम आराम करो, मुझे तो वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस मौजू पर हम कल बात करेंगे। आदिल ने उसके कंधे पकड़कर नरमी से उसे समझाया और चाय पीकर दोनों कमरे में चले गए। इंस्पेक्टर आदिल एक तालीम याफ्ता पुलिस अफसर था। वो किसी भी मौका पर इन अवामिल को नज़रअंदाज कर देने का कायल हरगिज़ नहीं था जो माफूकुल फितरत हों या जिन्हें इंसान ज़हनी तस्लीम करने से इनकार कर दे। अगले रोज़ जब वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो वापसी पर इमाम मस्जिद को भी अपने हमरा ले आया। इमाम मस्जिद ने सानिया की सारी बात तवज्जो से सुनी और फिर उठकर किचन की खिड़की से उस कब्र का मंजर भी देखा और उसके बाद वो वापस ड्राइंग रूम में आ गए और कुछ देर तक मराकबे में बैठे रहे और फिर कहने लगे, आपकी बेगम बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आदिल मियाँ। उन्होंने वाकई अपनी आंखों से उस नौजवान को देखा है। मैं समझा नहीं इमाम साहब। आदिल के लहजे में उलझन थी। जिस नौजवान का जिक्र वो कर रही हैं वो 2 रोज पहले ही मर चुका है। उसकी नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी। उसकी मौत कार के हादसे में हुई थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वो जख्मी हालत में कार से निकलने की कोशिश कर रहा था कि गाड़ी में आग भड़क उठी जिसके बायस वो जिंदा जल गया। लेकिन इमाम साहब, वो सानिया को क्यों दिखाई देता है? इस सलाहियत से खुदा ने बहुत कम लोगों को नवाजा है जो वो कुछ देख सकते हैं जो आम लोगों को दिखाई नहीं देता। आप अपनी बेगम से कहें कि वो इन इंकशाफात का इजहार किसी पर न करें। यह भी मुमकिन है वो नौजवान किसी मुश्किल में हो और किसी हमदर्द से कुछ कहना चाहता हो। गुफ्तगू के बाद इमाम साहब ने कलामे इलाही पढ़कर सानिया पर दम किया और फिर उसे मुस्तकिल तौर पर एक वजीफा पढ़ने के लिए बताकर वहां से रुखसत हो गए। दोस्तों, कहानी के दरमियान में हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वो 2 दिन अजीब बेचैनी में गुजरे, लेकिन सानिया ने जानबूझकर किचन की खिड़की खोलने में एहतियात बरती। यूं लगता था जैसे वो खुद भी इस नौजवान से नजरें चुराने लगी हो। आदिल भी इस मामले पर गौर करने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर का पुलिस अफसर इस गैर मामूली केस में इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए उकसा रहा था। इशा की नमाज के बाद जब हर तरफ तारीकी ने अपने पंजे गाड़ दिए तो सानिया ने तस्दीक कर दी कि आज फिर वो नौजवान ताज़ा कब्र के पास मौजूद है। इस बात को सुनकर आदिल गहरी सोच में डूब गया और फिर कुछ लम्हे के बाद बोला, इमाम साहब से गुफ्तगू के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो शख्स सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई देता है। अब नया सवाल ये पैदा होता है कि वो तुमसे चाहता क्या है। ये तो मैं नहीं जानती, सानिया ने कहा। मुमकिन है सानिया वो तुमसे कुछ कहना चाहता हो। ये कैसे हो सकता है? सानिया ने इस ख्याल को रद्द कर दिया। मुमकिन क्यों नहीं? अगर वो तुम्हें दिखाई देता है तो यकीनन तुम उसकी आवाज़ भी सुन सकोगी। आदिल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सानिया घबरा कर कहने लगी, डरो मत, मरने के बाद इंसान जिंदा लोगों का मोहताज होता है। अगर उसकी नीयत ख़राब होती तो वो इन 3 दिनों में तुम्हें भारी नुकसान पहुंचा चुका होता। या ये बात भी वाज़ेह है कि वो तुम्हें खौफजदा भी नहीं करना चाहता। हो सकता है वो बहुत मजबूर हो
और तुमसे किसी खास मदद की तवक्को रखता हो। आदिल ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत की। आप कहना क्या चाहते हैं आदिल? उसने कुछ ना समझते हुए लहजे में कहा। सिर्फ यही कि तुम हिम्मत से काम लो तो हम इस मामले की तह तक पहुंच सकते हैं। शायद हमारी वजह से उसकी मुश्किल आसान हो जाए। आदिल, क्या आप मुझे मरवाना चाहते हैं? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर खुदा ने तुम्हें इस अनमोल सलाहियत से नवाजा है तो तुम इससे काम क्यों नहीं लेती? तुम इसका हक अदा करो। सानिया इस बारे में कदम उठाने के लिए कतन तैयार नहीं थी, मगर आदिल ने इसरार करके उसे इस मुहिम के लिए रजामंद कर लिया। प्रोग्राम ये तय पाया कि वो दोनों घर से निकलकर उस कब्र के पास जाएंगे जहां सानिया उससे गुफ्तगू करने की कोशिश करेगी। रात 11 बजे के करीब वो दोनों घर से निकले तो मंजिल अकब में मौजूद कब्रिस्तान था। घर से निकलने से कबल उन्होंने खिड़की से देखकर तसल्ली कर ली कि नौजवान कब्र के पास मौजूद है। कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त सानिया का दिल बैठा जा रहा था। वो डर रही थी, वो बुरी तरह खौफजदा थी, मगर आदिल मुसलसल उसका हौसला बढ़ाए चला जा रहा था। उसने किसी भी खतरे से निमटने के लिए रिवाल्वर भी हमरा लिया। जब वो अंधेरी रात में कच्ची पक्की कब्रों के दरमियान चलते हुए उस कब्र के पास पहुंचे तो सानिया ने आदिल को आगाह कर दिया कि वो अपनी जगह पर मौजूद है और उनके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ा हो गया है। जवाबन आदिल ने उसे साबित कदम रहने की तलकीन की और जेब में मौजूद रिवाल्वर के दस्ते पर हाथ की गिरफ्त मजबूत करके मजीद चौकस हो गया। कब्र से चंद कदम के फासले पर सानिया ने अपने कदम रोक लिए और फिर यूं सामने देखने लगी जैसे कोई उसकी जानिब बढ़ता चला आ रहा हो। फिर उस खूबसूरत नौजवान के लब हिले और एक कमज़ोर सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। खुदारा मुझसे डरो मत, मैं तो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाऊंगा। सानिया डरते डरते बोली, तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे? वो कहने लगा, मेरा नाम एहतशाम है और ये ताज़ा कब्र ही मेरा आखिरी ठिकाना है। कब्र के अंदर मेरा वजूद रोज़े महशर का मुंतज़िर है। सानिया पूछने लगी, तुम मुझे दिखाई क्यों देते हो? वो कहने लगा, क्योंकि तुम में ये सलाहियत मौजूद है कि इस दुनिया की झलक देख सको जो हर इंसान की किस्मत में नहीं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा सामना तुम्हारे से हुआ। आदिल सानिया के बिल्कुल करीब खड़ा था। उसे सानिया की बातें तो साफ सुनाई दे रही थी, मगर ना तो एहतशाम दिखाई दे रहा था और ना उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब सानिया ने वापस पलटकर उसे एहतशाम का तारुफ करवाया तो आदिल ने बराह रास्त उससे सवाल किया कि तुम मेरी बीवी से क्या मदद चाहते हो? सवाल सुनकर एहतशाम ने चंद लम्हे तवक्कुफ इख्तियार किया और फिर अपनी कहानी का आगाज़ किया। मेरे वालिद का शुमार इस मुल्क के बड़े सनतकारों में होता है और मैं अपने वालिद की इकलौती औलाद था। बेजा लाड प्यार और दौलत की फरावानी ने मुझे मुतकब्बर और खुदसर बना दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि जवानी में कदम रखते ही दोस्ती के नाम पर ऐसे आवारा लोगों ने मेरे गिर्द अपना घेरा तंग कर दिया जिन्हें सिर्फ मेरी दौलत से दिलचस्पी थी। मैंने उनके साथ मिलकर हर वो गुनाह किया जिसका खमियाजा मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुगतना पड़ेगा। जब मैंने मास्टर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहाँ मुझे एक लड़की पसंद आ गई। उसका नाम फ़ायज़ा था और वो मेरी क्लास फेलो थी। फ़ायज़ा को देखकर मेरे दिल में पहली मर्तबा सच्ची मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और मैं अपनी तमाम तर रंगीन मिजाजी को फरामोश करके उसके इश्क में डूब गया। लेकिन अफसोस के फ़ायज़ा मुझ पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती थी। जल्द ही मुझ पर यह पहाड़ टूट पड़ा कि फ़ायज़ा की मंगनी बचपन में उसके चचाजाद एहसन से तय पा गई। एहसन ही उसे यूनिवर्सिटी से लेने और छोड़ने आता और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मैंने इस दौरान कई मरतबा फ़ायज़ा से इज़हार मोहब्बत की कोशिश की, मगर हर मरतबा उसने मेरी मोहब्बत का जवाब नफ़रत से दिया, क्योंकि वो मेरी रंगीन मिजाजियों के किस्से अपनी सहेलियों से सुन चुकी थी। लेकिन मैं फिर भी बाज ना आया और उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया, जिसके जवाब में उसने साफ कह दिया कि वो सिर्फ एहसन से मोहब्बत करती है। फ़ायज़ा के इस जवाब ने मेरे दिल में हसद और नफ़रत की आग को हवा दी और मैंने एहसन को रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया। इसी दौरान फ़ायज़ा की शादी एहसन से तय पा गई। 1 माह बाद उनकी शादी थी। मैंने अपने एक दोस्त से मशवरे के बाद इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया। ये हकीकत है कि मैं एक बुरा इंसान था, मगर यह भी सच है कि मैं इस जैसा जुर्म हरगिज़ नहीं करना चाहता था। मैंने शादी से 1 हफ्ता पहले एहसन को अगवा करके अपने फार्म हाउस में पहुंचा दिया, ताकि वो लोग उसकी गुमशुदगी के बाद मायूस हो जाएं और मुझे अपने कदम जमाने का मौका मिल जाए।
इस मकसद के लिए मैंने एहसन पर तशद्दुद करके उससे एक खत भी लिखवा लिया, जिसके मुताबिक वो फ़ायज़ा को छोड़कर अपने बेहतर मुस्तकबिल के खातिर एक और लड़की के साथ बैरून मुल्क जा रहा था। खत जब बजरिया डाक फ़ायज़ा के घर पहुंचा तो उनके घर में कोहराम बरपा हो गया। इधर मैंने इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाया और नहायत अच्छे तरीके से फ़ायज़ा का दिल जीतने में कामयाब हो गया। कुछ दिनों बाद मैं अपने वालिदैन को भी उनके यहाँ ले गया और फ़ायज़ा से मेरे रिश्ते की बात तय हो गई। जिस दिन मेरी मौत वाक़या हुई उस रोज़ मेरी फ़ायज़ा से मंगनी थी और ये खुशखबरी सुनाकर एहसन को तड़पा कर मैं मंगनी में जाना चाहता था। इसलिए तैयार होकर अपने फार्म हाउस का रुख किया और अपनी फ़तह की खुशखबरी सुनाकर उसके कर्ब से खूब लुत्फ़ उठाया। जब मैं फ़तह के नशे में चूर वहाँ से घर की जानिब रवाना हुआ तो रास्ते में एक ख़तरनाक मोड़ काटते हुए मेरी कार हादसे का शिकार हो गई और मैं हमेशा से इस दुनिया को खैर आबाद कह गया। लेकिन मरने के बाद मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि किसी को मार देना कबीरा गुनाह है। अगर एहसन इस वीराने में मेरे आदमियों के हाथे मारा गया तो रोज़े महशर में इस अजाब को कैसे झेल पाऊंगा। इधर एहसन की माँ की अपने बेटे के हक में दुआएं भी मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देती। इसलिए जैसे भी मुमकिन हो तुम एहसन को उस फार्म हाउस से रिहा करवाने में मेरी मदद करो। सारी बात सुनकर सानिया ने आदिल को हकीकत से आगाह किया तो आदिल ने उससे फार्म हाउस का पता मालूम किया। बकौल एहतशाम के उन्होंने एहसन पर इतना जानलेवा तशद्दुद किया था कि उसकी हालत गैर हो चुकी थी। क्या तुम हमारी रहनुमाई के लिए उस फार्म हाउस तक जा सकते हो? आदिल ने सवाल किया तो एहतशाम ने सानिया को यकीन दिलाया, लेकिन खुदारा तुम ये काम जल्द निपटाने की कोशिश करना। अगर एहसन की मौत वाक़या हो गई तो मेरे हाथ सिवाय पछताए के कुछ नहीं आएगा। आदिल ने सानिया के ज़रिए उससे फ़ायज़ा का एड्रेस भी मालूम कर लिया और अब वो रवानगी के लिए तैयार थे। आदिल ने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके गाड़ी और चंद मुसल्लह सिपाही मंगवा लिए और अब लोग अपनी मंजिल की जानिब महफ थे। सानिया कब्रिस्तान से फार्म हाउस तक का सफ़र 1 घंटे पर मुहित था। वो लोग मेन रोड से उतरकर काफ़ी अंदर तक कच्ची सड़क पर सफ़र करते हुए उनके फार्म हाउस तक पहुँचे। एहतशाम के मुताबिक एहसन इसी फार्म हाउस के एक तहखाने में कैद था और फार्म हाउस में उसकी निगरानी के लिए सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। फार्म हाउस पहुंचकर उन्हें तहखाने का दरवाज़ा ढूंढने में मुश्किल पेश नहीं आई। चुनाचे इंस्पेक्टर आदिल के इशारे पर जब मुसल्लह सिपाही तहखाने में दाखिल हुए तो वहां एहसन के बजाय एक ज़ख्मी चौकीदार था, जिसके मुताबिक दूसरा चौकीदार शहर गया हुआ था और उसे तन्हा पाकर एहसन भाग निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन उसने भागते हुए एहसन पर फायर किया था, जिससे उसके ज़ख्मी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा था। उसका बयान सुनकर सिपाहियों ने इलाके की तलाशी शुरू कर दी। उन्हें यकीन था कि एहसन ने यहाँ से निकलने के बाद अपना सफ़र मेन रोड की तरफ ही जारी रखा होगा। चंद लम्हे बाद जब आदिल ने सानिया को आगाह कर दिया कि एहसन फार्म हाउस से कुछ फासले पर एक गड्ढे में बेहोश पड़ा है, आदिल फ़ौरन सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचा और उसके पहुंचने तक उसका काफ़ी खून ज़ाया हो रहा था। ये तो मर रहा है, इसे फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। सानिया के चेहरे पर खौफ के आसार थे। उसे फ़ौरन उठाकर गाड़ी में डाला गया और तेज़ रफ्तार जीप हस्पताल की जानिब दौड़ पड़ी। सब लोग हस्पताल इमरजेंसी वार्ड में मौजूद थे, जहां डॉक्टर एहसन को बचाने की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे, जबकि सामने नस्ब मॉनिटर की स्क्रीन पर उसके दिल की धड़कनें लम्हा बलम्हा मद्दम होती चली जा रही थी। जैसे ही एहतशाम के बेबसी में डूबे हुए अल्फाज सानिया की समात से टकराए, उसे अपने जिस्म में कपकपी सी महसूस हुई। ये मर रहा है मगर इसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी सरगोशी के से अंदाज में एहतशाम को तसल्ली दी तो साथ बैठे आदिल ने भी सर हिलाया। नहीं, वो आ रहा है मेरी तरफ, देखो वो अपने खाकी वजूद से अलग हो रहा है, खुदा के लिए उसे रोक लो, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। चंद लम्हे बाद एहतशाम की आवाज़ सुनकर सानिया ने शीशे के पार स्ट्रेचर पर पड़े एहसन की जानिब देखा तो उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटती चली गईं। एहसन खुद तो स्ट्रेचर पर बेसुध पड़ा था, लेकिन उसके वजूद से बिल्कुल उसी का हमशक्ल जुदा होकर ज़मीन पर उतर आया और धीरे धीरे अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता चला आया। इधर मॉनिटर की स्क्रीन पर दिल की धड़कनें बयान करने वाली आड़ी तिरछी लकीरें बिल्कुल सीधी हो गई, जो इस बात की अलामत थी कि मरीज के दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। उसी लम्हे डॉक्टरों ने एहसन को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक का सहारा लिया। जैसे ही पहला शॉक दिया गया, उनकी जानिब बढ़ता हुआ एहसन का बातनी वजूद एक झटके से वहीं रुक गया। इधर स्ट्रेचर पर लेटे हुए एहसन के जिस्म ने भी हल्का सा झटका खाया। इसके बाद दूसरा झटका लगा तो दिल की धड़कन
बताने वाली मशीन की स्क्रीन पर बंद दिल के दोबारा धड़कने के आसार पैदा हुए, जबकि एहसन का बातनी वजूद जो उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, झटके से पीछे की तरफ खींचा चला गया, जैसे उसे वापस बुलाया गया हो। यूं 2-3 शॉक लगने के बाद मॉनिटर पर दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई और उसका बातिन एक बार फिर जाहिर में गुम होकर यकजान हो गया। अब एहसन की नब्ज और सांस मामूल के मुताबिक चल रही थी, जबकि एहतशाम, सानिया और आदिल तीनों चेहरों पर सुकून और खुशी के आसार थे। अल्लाह की मेहरबानी से उनकी मेहनत रंग लाई। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और फ़ायज़ा भी अपने वालिदैन के हमरा एमरजेंसी वार्ड में आ पहुंची, जिसे देखकर एहतशाम के चेहरे पर भी खुशी के आसार थे। इंस्पेक्टर अब आदिल की ज़ुबान से तफसील सुनने के बाद फ़ायज़ा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसी लम्हे एहतशाम की दरख्वास्त पर सानिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई फ़ायज़ा के करीब पहुंची और उसका हाथ थामकर चूमते हुए बोली, तुम सिर्फ एहसन की हो फ़ायज़ा, कोई दूसरा भी तुम्हें उससे छीन नहीं सकता। हाँ, मगर आप हैं कौन? फ़ायज़ा कुछ पूछना चाहती थी कि सानिया ने उसके होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने की दरख्वास्त की। ज़िंदगी में बहुत से राज रोज़े महशर ही खुलेंगे और उनमें से एक राज तुम्हारी मोहब्बत का भी होगा। ये कहते हुए सानिया ने एहतशाम की जानिब देखा तो उसके चेहरे पर ममनूनियत के आसार थे। उसी लम्हे इंस्पेक्टर आदिल मामले को संभालता हुआ आगे बढ़ा और तरीके से एहसन की बाजियाबी को पुलिस की कार्रवाई देकर सबको मुतमईन कर दिया। सुबह सवेरे सानिया और आदिल अस्पताल से रवाना हुए तो घर जाने के बजाय ताज़ा फूलों का गुलदस्ता खरीद कर उस ताज़ा कब्र पर फातिहा पढ़ने जा पहुँचे, जिसके मकीन को हकीकी महीनों में आज अब्दी नींद सोना नसीब हुआ था। उस दिन के बाद एहतशाम कभी सानिया को दोबारा दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस वाक़या ने आदिल और सानिया की ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ रुनमा की और उनके दिलों में मजहबी जिम्मेदारियों का एहसास पहले से कई गुना बढ़ गया। कुछ अरसा बाद आदिल का तबादला दूसरे शहर में हो गया और वह दोनों यादों का ये अनमोल ख़जाना समेट कर इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।